आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का जो आपका तीसरा चैप्टर है, मुद्रा, बचत एवं साख के बारे में। ठीक है, तो स्पेशली रूप से हम लोग इस चैप्टर में जो है हम लोग बात करेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कठिनाइयाँ थी, मुख्य कठिनाइयों के बारे में। उसके बाद फिर बचत, फिर उसके बाद स्पेशली रूप से इसी चैप्टर में हम लोग ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितनी सारी चीज़ें हैं बच्चों, बैंकिंग, कोर प्रणाली, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो आइए बिना किसी समय गंवाए के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है आपका मुद्रा, यानी कि आपका जो है करेंसी। आज के युग में आर्थिक ढांचा मुद्रा पर ही निर्भर करती है, यानी कि जो है बच्चों किसी भी राष्ट्र का जो आर्थिक ढांचा है वो किस पर निर्भर करता है, आपका मुद्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि से संबंधित क्रियाएं मुद्रा पर ही निर्भर करती है। उत्पादन करना किसी भी चीज़ का, उपभोग मीन्स क्या है बच्चों, कोई भी आदमी जो है बाजार जाके कुछ खरीदेगा तो वो क्या करेगा, मुद्रा से खरीदेगा। विनिमय मतलब कि लेन देन करना। वितरण, वितरण मीन्स बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन। मार्शल के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास अर्थशास्त्री है आपका मार्शल साहब, उन्होंने कहा कि आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, मुद्रा को दिया जाता है। और एक आपका महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है थर्स्ट कोट, इसके अनुसार क्या है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है। बहुत ही बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया है बच्चों, किसने, ट्रस्ट कोट साहब ने। इस तरह हमारी जो है हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है, मुद्रा जीवन शक्ति है। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का क्या माना जाता है, आपका रीढ़ माना जाता है। यानी कि आपका जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक है, इसका जो है रीढ़ किसको माना जाता है, मुद्रा को माना जाता है। स्पेशली रूप से बच्चों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2016 में, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी कि विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम जो है वो क्या है। तो स्पेशली रूप से वहाँ क्या हो जाता है बच्चों, आपका मुद्रा आंसर सही हो जाता है। यह क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बात करते हैं मुद्रा के इतिहास के बारे में। तो मुद्रा का इतिहास किस प्रकार से शुरू हुआ। शुरुआत में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करता था। यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को क्या करता बच्चों, अपना वस्तु देता था और अपनी ज़रूरत वाली वस्तु को उस आदमी से लेता था। ठीक है, फिर जनसंख्या बढ़ी और फिर क्या हुआ, बहुत तरह की परेशानियां आने लगी। इसके बाद धातु, फिर सिक्के, फिर मुद्रा का प्रयोग होने लगा। ठीक है, विनिमय के स्वरूप, इसके दो स्वरूप हैं स्पेशली रूप से, बार्टर सिस्टम यानी कि आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, और उसके बाद मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी कि आपका मॉनेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली। आप लोग को मैं बता दूं, वस्तु विनिमय प्रणाली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड में बच्चों आपका स्पेशली रूप से पूछा गया 2015 में, 2015 का मतलब कि 2017 में फिर पूछा गया था बच्चों, 2017, उसके बाद जो है 2019, फिर उसके बाद 2021, यानी कि लगभग देखेगा तो 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, मतलब कि लगातार 2 सालों के बाद पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन 22 में नहीं पूछा गया था, तो 23 में आपका क्वेश्चन यह आपका आ सकता है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग क्या कर रहे थे, वस्तुओं का लेन देन करते थे, यानी प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है बच्चों, आपका वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, ये आपका 4 नंबर का प्रश्न में एक बार पूछा गया था बच्चों, आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, स्पेशली रूप से ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया, एक बार 2012 में पूछा गया था, एक बार 2014 में पूछा गया था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो स्पेशली रूप से यहाँ पर जितना सारा चीज़ है इस प्रकार से आप लोग को नोट कर लेना है, नहीं तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट खींच लिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, पहला कठिनाई है वस्तु विनिमय प्रणाली का आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि एक की ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसी कभी संयोग ही होता था। ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या हो जाती थी बच्चों, कठिनाइयाँ हो जाती थी। यानी कि जैसे मान लीजिए बच्चों, एक आदमी है, इसको क्या करना है, इसको अपना चावल बेचना है, और एक आदमी है यहाँ पर, एक आदमी है, इसको क्या बेचना है, आपका अपना आलू बेचना है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर, अब ये क्या किया, अपना आलू लेकर के मार्केट में आया, ये भी अपना चावल लेकर के मार्केट में आया। ये जो आदमी था पहला नंबर का, ये सोचा कि मैं चावल बेच करके प्याज खरीद लूँगा। ठीक है,
लेकिन ये आदमी जो था आलू वाला, ये अपना आलू लेकर के आया, ये सोचा कि मैं चावल ले लूँगा। लेकिन इससे चावल कैसे लेगा बच्चों, क्योंकि इसको किसकी ज़रूरत था, पहला नंबर का आदमी को प्याज का ज़रूरत था। इस प्रकार से यहाँ पर जो है दोहरे संयोग का अभाव हो जाता है, यानी कि दोनों का सामान जो है मेल नहीं खाता है, मैच नहीं खाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, बड़ी कठिनाइयाँ होने लगी। उदाहरण भी दिया हुआ है, एक आदमी नदी पार करना चाहता था और उसके पास क्या था, ताड़ था। नाविक नदी पार करने के लिए हाथी दांत मांगता था, क्योंकि इसके पास क्या था, ताड़ था। इसलिए वह आदमी एक हाथी दांत वाले के पास गया, लेकिन हाथी दांत वाला हाथी दांत के बदले क्या चाहता था बच्चों, कपड़ा चाहता था। लेकिन इसके पास तो ताड़ था। फिर वह तीसरे आदमी के पास गया और उससे कपड़ा लिया और ये उसको ताड़ दिया। वह कपड़ा लेकर फिर दांत लिया और दांत नदी पार करने वाले को दिया और नाव पार हुआ। देखिए कितनी बड़ी समस्या हो गई बच्चों। यहाँ पर एक आदमी को पार होने के लिए, आदमी नदी पार होने के लिए सबसे पहले जाता है तो नाव, इसके पास ताड़ था। नाव वाले बोला कि हम ताड़ दे दे तो तुमको हमको पार कराओ, लेकिन नाव वाला क्या बोला, नहीं मुझे हाथी दांत चाहिए। अब हाथी दांत कहाँ से लाएगा भाई, तो चल गया एक आदमी के पास, उसके पास गया तो हाथी दांत है, लेकिन उसको तार नहीं चाहिए। तो फिर ये आदमी घूम करके तीसरे आदमी के पास गया और ढूंढने के लिए, फिर तीसरे आदमी के पास मिला तो वो ला करके इस नाव वाले को दिया, तब पार हुआ। तो देखिए कितनी बड़ी कठिनाइयाँ और कितने समय को गंवाना पड़ा यहाँ पर इस कारण से। ठीक है, मूल्य के सामान्य मापक का भी क्या होता था, अभाव होता था। ऐसा कोई सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक ठीक प्रकार से मापा जाए। उदाहरण के लिए एक सेर चावल के बदले में कितना, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कितना आलू दिया जाए, एक गाय के बदले में कितनी बकरियाँ दी जाए। अब इसका कोई सर्वमान्य जो है बच्चों मापक था ही नहीं। अब एक आदमी एक अपना गाय बेचने आया है, अब उस गाय के बदले में कितना बकरी दिया जाएगा, इसका कोई मापक था ही नहीं, इसका कोई बटखरा था ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होने लगती थी, मूल्य के सामान्य मापक का भी कठिनाइयाँ होने लगता था। तीसरा है आपका मूल्य संचय का अभाव, यानी कि अपना कोई भी सामान जो होता था उसको संचय करना, उसको एकत्रित करके रखना ज़्यादा दिनों तक, यहाँ पर अभाव होता था, कठिनाइयाँ होती थी। लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। कुछ ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करता था जो तुरंत नष्ट हो जाता था। जैसे बच्चों कोई एक व्यापारी है, यह क्या किया, अपना टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजा दिया। अब ये टमाटर जो मार्केट में बेचा जाएगा तो दूसरा आदमी जो खरीदने आएगा बच्चों, तो वो इसके अनुसार सामान देगा तभी टमाटर खरीद सकता है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाता था, सामान बिका नहीं। जब वो टमाटर लेकर के वापस अपना घर आएगा बच्चों, तो टमाटर क्या होती है बच्चों, कच्ची सब्जियाँ होती है, तो वो 2-3 दिन में फिर सर करके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता था बच्चों, मूल्य को संचय यानी जमा करके रखने का भी क्या होता था बच्चों, कठिनाइयाँ होता था। सह विभाजन का अभाव, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि सह विभाजन यानी कि आपका बराबर विभाजन कैसे बांटा जाए। ऐसी वस्तुएं जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, यदि उनका विभाजन हो जाए तो उनकी उपयोगिता क्या हो जाती है बच्चों, नष्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए किसी को एक गाय लेना है, अब उस गाय के बदले में उसे 3 से 4 वस्तुएं चाहिए होती थी। ये 3 से 4 वस्तुएं 3 से 4 लोगों के पास होती थी। अब गाय को 3-4 टुकड़ा कैसे किया जाए, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों का सह विभाजन यानी कि आपका बांटने में कठिनाइयाँ होती थी। पाँचवा आपका है आपका भविष्य के भुगतान की कठिनाई, यानी कि किस प्रकार से भविष्य में किसी चीज़ को क्या किया जाए बच्चों, भुगतान किया जाए। जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से उधार लेने या देने में क्या होती थी, कठिनाइयाँ होती थी। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए बच्चों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या लिया, एक गाय उधार ले लिया, मान लीजिए समय बीतने पर क्या लिया, वो लौटा देता है। लेकिन यानी कि मान लीजिए एक आदमी जो है बच्चों, समझ जाइए यहाँ पर, एक आदमी इस आदमी से क्या किया, एक गाय उधार लिया। मान लीजिए बोला कि 1 साल बाद हम तुमको लौटा देंगे, तो बोला कि ठीक है भाई ले लो। तो ये 1 साल के बाद इसको लौटाने के लिए जो आया, तो अब देखिए ये आदमी जो है, ये तो उस गाय का खूब मज़ा लूट लिया। उससे क्या किया बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उससे सारा चीज़ काम किया, दूध प्राप्त किया 1 साल तक लगातार। उससे क्या किया बच्चों, गोबर भी प्राप्त किया, जिससे उसने क्या बनाया, अपना जलावन यानी कि गोईठा, और उसके बाद उससे क्या बनाया बच्चों, उन्होंने खाद का निर्माण कर लिया। तो इन सारे चीज़ों से उन्होंने, हो सकता है उन्होंने उसका प्रयोग हल जोतने के भी लिए किया हो। तो ये सारा चीज़ उन्होंने क्या किया, फ़ायदा उठाया उस गाय से। लेकिन जब 1 साल के बाद इसको सामान वापस देने आया बच्चों, तो ये जो मालिक था इसको क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाती थी, कठिनाई होती है। लेकिन इतने समय में उधार रहने वाला व्यक्ति गाय का दूध, गोबर आदि का उपयोग किया। इस प्रणाली में उधार देने वाले को क्या लगता था, घाटा, जबकि उधार लेने वाले को क्या हो जाता था बच्चों, स्पेशली रूप से फ़ायदा हो जाता था। आपका छठा और लास्ट कठिनाई है बच्चों आपका मूल्य हस्तांतरण की समस्या, यानी कि बच्चों कोई भी जो आपका संपत्ति है उसको हस्तांतरण, यानी कि मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो
शहर में रहता है, मान लीजिए पटना में रहता है, ठीक है, पटना में रहता है, वो पटना को छोड़ करके दिल्ली में जाना चाहता है। तो अब दिल्ली में जो जाना चाहेगा बच्चों, तो अब वो अपना जो है सामान है जो उसको कैसे बेच के जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से समस्या हो जाती थी, अपने मकान, अपने प्रॉपर्टी, अपने ज़मीन को बेचने में उसको क्या हो जाती थी बच्चों, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। मान लीजिए उसके पास 5 बीघा ज़मीन है, अब उस 5 बीघा ज़मीन के बदले में अब कितना आलू चावल दावल खरीद दूसरे से ले बच्चों, उसके बदले में तो नहीं हो सकता है ना। तो इस प्रकार से समस्या होने लगती थी। मूल्य हस्तांतरण में क्या है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना क्या हो जाता था बच्चों, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होने लगता था। ठीक है, इस प्रकार से ये सारा चीज़ होने लगता था। आइए आगे बात करते हैं हम लोग अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में, यानी कि मुद्रा के आधार पर क्या करता था, वस्तु करता है। अभी मॉडर्न में जो चलता है बच्चों आपका आधुनिक में, कि मुद्रा के आधार पर वस्तुओं का लेन देन। कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत के अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में मुद्रा क्या हो जाता है, विनिमय का माध्यम की तरह कार्य करता है। इसी ही क्या कहता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, यानी कि बच्चों मान लीजिए कोई एक आदमी है, इन्होंने क्या किया, उत्पादन किया और उत्पादन करके बाजार में गया, अपने सामानों को बेच दिया। जब ये सामान बेचा तो इसको क्या मिला, रुपया मिला। उन रुपयों से इन्होंने अपने ज़रूरत के सामान खरीदा, और इन ज़रूरत के सामान किससे खरीद पाया, इन रुपया मुद्रा से। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, इसी प्रक्रिया को मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य क्या होती है बच्चों, मुद्रा की सहायता से होने लगा है। ठीक है, जो भी सारा कार्य है वो किसकी सहायता से होने लगा है, मुद्रा के। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, स्पेशल रूप से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला कार्य है बच्चों आपका, ये क्वेश्चन आपका जो है बच्चों आपका 2 बार पूछा गया है, मुद्रा के स्पेशल कार्य के बारे में बात कीजिए तो 2012 और 2017 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा के विभिन्न कार्यों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, स्पेशली रूप से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला है बच्चों आपका विनिमय का माध्यम, दूसरा है आपका मूल्य का मापक, तीसरा है विलंबित भुगतान का मान, चौथा है आपका मूल्य का संचय। ये जो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 2012 और 2017 में, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है। यानी कि आपको इस सबको पॉइंट को तो लिखना पड़ेगा, और इन पॉइंट को फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक एक करके सबको वर्णन भी करना पड़ेगा, व्याख्या भी करना पड़ेगा। यानी कि ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जिस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली को 4 अंक के लिए पूछा गया था, तो उसी प्रकार से 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था मुद्रा के कार्य को। तो मुद्रा का पहला कार्य है आपका विनिमय का क्या है, माध्यम, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा क्या है बच्चों, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है। मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है। इससे दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाइयाँ क्या होती है, उत्पन्न नहीं होती है। अब यहाँ पर बात आया बच्चों दोहरे संयोग के, यानी कि मान लीजिए ये आदमी है, ये मार्केट अपना सामान बेचने के लिए गया, इससे रुपया पाया, मुद्रा पाया, और उस मुद्रा से आसानी से सामान को खरीद लिया। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, क्योंकि वस्तु के बदले में वस्तु लेना पड़ता था। ठीक है, दूसरा है आपका मूल्य का मापक, यानी कि आपका मेजर ऑफ वैल्यू। तो मुद्रा मूल्य का क्या है, मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा ये मुद्रा पता कर सकता है, यानी कि मुद्रा के आधार पर आप किसी वस्तु का क्या कर सकते हैं, मूल्य लगा सकते हैं। विलंबित भुगतान का मान, तीसरा आपका है विलंबित जो है भुगतान का मान। आधुनिक युग में कुछ आर्थिक कार्य उधार पर होता है और उसका भुगतान बाद में किया जाता है। मुद्रा द्वारा विलंबित भुगतान का एक क्या है, सरल साधन है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में काफ़ी क्या हो जाती है बच्चों, सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, विलंबित भुगतान का भी मान आसानी से हो जाता है। मूल्य का संचय, ये तो और अच्छी तरह से हो जाता है बच्चों। मूल्य का संचय, मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। मुद्रा में यह गुण क्या है, और गुण और विशेषता है कि इसे लंबे समय तक जमा करके रखा जा सके, क्योंकि ये ख़राब नहीं हो सकता है। आपके पास 10,000 रुपये है बच्चों, तो आप उस 10,000 रुपीज़ को आप अपना अकाउंट में जमा करके रख दीजिए अच्छी तरह से, तो 10 साल बाद निकालिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, आपको मिल जाएगा। वो 10,000 का 10,000 ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप देखते अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर आपके पास 1 क्विंटल टमाटर होता बच्चों, तो उसको अगर आप रखते तो क्या 1 साल के लिए, 10 साल के लिए रख पाते? 10 साल तो में तो वो तो गैस ही बन जाता बच्चों। अगर मान लीजिए 10-15 दिन के लिए भी रखते हैं, 5 से 6 दिन के लिए भी रखते हैं, तो वो क्या हो जाता, पूरा सड़ जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर समस्या होने लगती थी। लेकिन मुद्रा प्रणाली के आने के बाद क्या होता बच्चों, मूल्य का संचय करना आसान हो गया। ठीक है, अगला है आपका 5वां क्रय शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ
परचेजिंग पावर, वस्तु का क्रय विक्रय एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित करने की जरूरत महसूस की गई। मुद्रा में ये गुण मौजूद है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकती है। तो जैसे मैं बताया आपको, ये आदमी है और ये पटना छोड़ करके दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, अपना सारा प्रॉपर्टी को आसानी से मुद्रा के आधार पर बेच दिया। जितना उसका क्या हुआ बच्चों, मुद्रा के आधार पर जितना उसका वैल्यू हुआ, जितना मान हुआ, वो बेच करके सीधा दिल्ली गया और दिल्ली में मुद्रा ही से, उन मुद्राओं से क्या कर लिया, अपना नया घर खरीद लिया, नया फ्लैट खरीद लिया, नया प्रॉपर्टी खरीद लिया, सारा चीज़। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है आपका साख का आधार। ठीक है, बेसिक ऑफ क्रेडिट। तो साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि क्या होते हैं बच्चों, मुद्रा के बिना प्रचलन में नहीं रह सकते। ये जो भी साख का आधार है, ये किस आधार पर चलता है, आपका मुद्रा के आधार पर। उदाहरण, जमाकर्ता चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब बैंक में उसके खाता में पर्याप्त मात्रा में क्या हो, मुद्रा हो। यानी कि चेक, मान लीजिए आप अपने मन से लिख दिए बच्चों, आप एक चेक लेकर गए 1 लाख का बैंक में, लेकिन आपके अगर अकाउंट में रुपया है ही नहीं, मुद्रा है ही नहीं बच्चों, तो इसका क्या कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप पर्याप्त मुद्रा उठा सकते हैं क्या, नहीं ना। तो इस प्रकार से क्या है कि मुद्रा ही मेन आधार है, मुद्रा ही क्या है, आपका अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। उसके बाद है अगला आपका मुद्रा सामान्य स्वीकृति प्राप्ति क्या है, विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। यानी कि ऊपर में जितने सारे हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, उन सबको हमने क्या किया बच्चों, इसमें समेट दिया, इस पॉइंट में, इस लाइन में। ठीक है, यानी कि क्या है, विनिमय का माध्यम हो गया, मूल्य के सामान्य मापक हो गया, ऋण का भुगतान, मापदंड, संचय, और क्या हो गया बच्चों, आपका संचय के साधन के रूप में कार्य करता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो विनिमय का मुख्य साधन क्या है बच्चों, आपका मुद्रा है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। ठीक है, मुद्रा मौद्रिक विनिमय प्रणाली, कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत के अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में मुद्रा विनिमय माध्यम का कार्य करता है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। सबसे पहले आपने मुद्रा समझ लिया। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या कहता है, क्या है बच्चों, तो वस्तु को या सेवा को बेचकर क्या करना, मुद्रा, मतलब कि मुद्रा प्राप्त करना और उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत के सामान खरीदना, यह क्या कहलाता है, आपका मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आज का सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट में इस चैप्टर का, मुद्रा का इतिहास, यानी कि मुद्रा का जो है सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग को आई थिंक मुद्रा का विकास के बारे में बात करेंगे अगला भाग में हम लोग बच्चों, स्पेशली रूप से। तो आई थिंक आज का सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और स्पेशली रूप से मैं आपको बता भी दिया कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है बार बार। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।